बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं, और उसके अंदर हमने देखा कि फॉर्मेट स्पेसिफायर सिंपल कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जिनका काम सिंपल क्या होता है कि जब भी वेरिएबल की वैल्यू हम इनपुट करवा रहे हैं या फिर आउटपुट के तौर पर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो सिंपल कंपाइलर को बताने के लिए कि जो वेरिएबल है इसके अंदर कौन सी टाइप का डाटा स्टोर है, इंटीजर है, फ्लोट है या फिर करैक्टर है, तो सिंपल कंपाइलर को डाटा टाइप बताने के लिए जो स्पेशल करैक्टर्स यूज़ होते हैं इनपुट और आउटपुट फंक्शंस के दौरान, उन स्पेशल करैक्टर्स को हम क्या कहते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर कहते हैं। और उसमें हमने देखा कि इंटीजर के लिए %d या फिर i यूज़ करते हैं, करैक्टर के लिए %c और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ के लिए %f फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने प्रिंटफ डिस्कस कर लिया था। अब आगे नेक्स्ट जो आज हमने पढ़ना है वो है स्कैनफ फंक्शन, टॉपिक नंबर 2.1.3। अब स्कैनफ की अगर बात कर ली जाए तो स्कैनफ सिंपल क्या है, स्कैनफ इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन इन सी लैंग्वेज। प्रिंटफ भी हमने देखा एक बिल्ट इन फंक्शन है सी लैंग्वेज के अंदर जो पहले से ही मौजूद है। इसी तरह स्कैनफ भी एक बिल्ट इन फंक्शन है, लेकिन ये क्या है, इनपुट फंक्शन दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम यूजर्स इनटू वेरिएबल, जो कि किस लिए यूज़ होता है, अगर तो हमने किसी वेरिएबल की वैल्यू के अंदर यूज़र से इनपुट करवाना है। सही है, क्या हमने कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया, अब हम उससे चाह रहे हैं कि यूज़र उसके अंदर वैल्यू एंटर करे, तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, स्कैनफ का यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर जिस तरह अगर आप कैलकुलेटर देख लें तो कैलकुलेटर के अंदर क्या करता है, यूज़र वैल्यू एंटर कर रहा होता है। जिस बंदे ने प्रोग्राम बनाया वो वैल्यू पहले से तो नहीं एंटर करके देगा कि 2+2 हमेशा 2+2 का ही सम निकलेगा। इस केस में क्या होता है कि जब आप कैलकुलेटर यूज़ कर रहे होते हैं तो जिस भी बंदे ने प्रोग्रामिंग की उसने क्या किया होगा, स्कैनफ फंक्शन का यूज़ किया होगा, ताकि और उस केस में आप यूज़र होगे और आप क्या कर रहे होगे, वैल्यूज़ एंटर कर रहे होगे। तो स्कैनफ सिंपल क्या है, एक बिल्ट इन फंक्शन है, इनपुट फंक्शन है, और जिसका काम क्या होता है कि यूज़र से वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू इनपुट करवाने के लिए। वी स्पेसिफाई द एक्सपेक्टेड इनपुट डाटा टाइप एंड स्कैनफ फंक्शन विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो ये चीज़ हमने पहले भी देखी हुई है कि जो सी टाइप का डाटा हमने यूज़र से इनपुट करवाना वेरिएबल के अंदर, हमने क्या करना है, उससे पहले कंपाइलर को बताना है कि इसकी डाटा टाइप कौन सी है, और उस केस में हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं। दिस स्कैनफ फंक्शन इज़ डिफाइंड इन हेडर फाइल stdio.h। जैसे हम प्रिंटफ के लिए हम अगर तो हमने प्रिंटफ फंक्शन को यूज़ करना है तो हमें प्रोग्राम में सबसे पहले हेडर फाइल stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है। सेम स्कैनफ के लिए भी यही है। अब अगर इसके सिंटैक्स की बात कर ली जाए कि प्रोग्राम में हमने स्कैनफ फंक्शन यूज़ करना है तो उसका सिंटैक्स क्या होगा, तो स्कैनफ का कीवर्ड बिल्कुल सेम उसी तरह से, उसके बाद तकरीबन प्रिंटफ से मिलता जुलता है, बस एक जो चीज़ इसके अंदर डिफरेंस है, इधर एम्परसेंट का साइन आ रहा है। प्रिंटफ में भी बिल्कुल सेम ही था, डबल कोट्स के अंदर फॉर्मेट स्ट्रिंग, या फिर अगर चाहो तो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर ही लिख लो, और उसके बाद आपने क्या करना है, एम्परसेंट का साइन लगा के वेरिएबल 1, कोमा एम्परसेंट का साइन लगा के वेरिएबल 2, और कोमा एम्परसेंट का साइन लगा के वेरिएबल n। ये हमने तब यूज़ करना है अगर मल्टीपल वैल्यूज़ वेरिएबल के हमने क्या करनी है, इनपुट लेनी है। अगर तो हमने एक ही वैल्यू यूज़र से इनपुट लेनी है तो एक यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर जो सी भी टाइप का डाटा, और यहाँ पे एक हम एम्परसेंट का साइन यूज़ कर लेते हैं। और इसमें सिंपल जो तरीक़ेकार है कि यहाँ पे आपने क्या कर देना, अगर तो इंटीजर डाटा टाइप है %d, अगर फ्लोट है तो %f, और इसी तरह अगर कैर है तो %c, और इसके दरमियान कोमा वगैरह या फिर अगर स्पेस दे दे तो आपके जो समझने के लिए बेहतर है, वरना इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, और डबल कोट्स के अंदर भी आएगा। अगर तो आपने 3 वैल्यूज़ इनपुट करवानी है और तीनों की डाटा टाइप अगर ये है फिर आप इनका यूज़ करेंगे, वरना जो भी आपने वेरिएबल की वैल्यू इनपुट करवानी है उससे रिलेटेड डाटा टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब अगर इसके सिंटैक्स की बात कर ली जाए तो इसे हमने एक्सप्लेन भी करना है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो बस सिंपल डेफिनेशन और ये 1-2 पॉइंट्स भी चाहे लिख दो, सिंटैक्स आपने लिखना बस। अगर इसके पार्ट्स की बात कर ली जाए सिंटैक्स के, तो 2 पार्ट्स हैं इसके। सबसे पहला जो पार्ट है, साइड दिस डबल कोट एंड दिस डबल कोट इज़ अ लिस्ट ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर, यानी कि इन दोनों सैम्पल्स के दरमियान हमने सिंपल क्या करना है, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स बताने हैं। कंपाइलर को ये बताना है कि कौन सी टाइप का डाटा उसने यूज़र से इनपुट करवाना है। फिर सेकंड पार्ट इज़ द लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स विद एम्परसेंट साइन एट द लेफ्ट, और जो सेकंड पार्ट है कोमा के बाद वाला कौन सा होता है, वेरिएबल के नाम की लिस्ट का होता है। जितने भी वेरिएबल्स आपने इनपुट करवाने होते हैं वो आप यहाँ पे लिख देते हैं, और उसके लेफ्ट साइड पे आपने क्या लगाना होता है, एम्परसेंट का साइन।
अब एम्परसेंड का साइन देख लेते हैं कि ये हमने क्यों यूज़ करना है। तो द एम्परसेंड साइन इज़ यूज टू पास द एड्रेस ऑफ वेरिएबल टू द फंक्शन। हमने देखा कि जब भी हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करवाते हैं तो लेट्स सपोज हम कर लेते हैं कि ये कंप्यूटर की मेमोरी है, और हमने देखा कि कंप्यूटर की मेमोरी जहाँ पे वेरिएबल आके स्टोर होते हैं वो रैम होती है, और लॉजिकली समझने के लिए हमने यहाँ पे डिफरेंट मेमोरी सेल्स बना लिए। अब लेट्स सपोज आपने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए, और इससे क्या होगा कि जब भी आप उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, किसी भी मेमोरी सेल को यहाँ पे एक तो उसका नाम आ जाएगा, और अब ये वाला जो ब्लॉक है ये रिजर्व हो गया इस वेरिएबल ए के लिए। अब इसके अंदर कोई भी वैल्यू आप इनिशियलाइज भी करवा सकते हैं, यहाँ पे यूज़र से भी इनपुट करवा सकते हैं। तो एम्परसेंड का साइन सिंपल क्या बताता है, स्कैनफ फंक्शन को ये बताता है कि जो भी वैल्यू यूज़र एंटर करेगा वो आपने कहाँ पे जाकर स्टोर करवानी है, इस एड्रेस पे आके क्या करनी है, स्टोर करवानी है। हर मेमोरी सेल का एक एड्रेस भी होता है, और ये तो नाम है, हो सकता है इसका एड्रेस 1 और 2, खैर 1 2 नहीं होता, वो कुछ नंबर्स होते हैं, बीच में अल्फ़ाबेट्स भी आ जाते हैं। तो हर मेमोरी सेल का एक एड्रेस और एक नाम होता है। तो एम्परसेंड का साइन स्कैनफ फंक्शन को सिंपल ये बताएगा कि जो भी वैल्यू यूज़र ने एंटर किया वो उसने कौन से एड्रेस पे जाके स्टोर करवानी है। और इस जो एम्परसेंड का साइन है इसे हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी कहते हैं। और अगर हम इसे नहीं यूज़ करते, विदाउट एम्परसेंड साइन द प्रोग्राम गेट्स एग्जीक्यूटेड बट डज नॉट बिहेव एज एक्सपेक्टेड। एम्परसेंड का साइन अगर हम नहीं यूज़ करते तो प्रोग्राम कोई भी एरर जनरेट नहीं करेगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन वो जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस तरह से बिहेव नहीं करेगी। हो सकता है कि वेरिएबल आप क्या करें, यूज़र क्या करे, वैल्यू एंटर तो कर दें, लेकिन वो वैल्यू किसी दूसरे एड्रेस पे जाके स्टोर हो जाए, यहाँ पे किसी भी एड्रेस पे स्टोर ही ना हो। और आप खुद भी एग्जीक्यूट करके देखिएगा कि आप वैल्यू तो एंटर कर देंगे एम्परसेंड का साइन अगर नहीं यूज़ करते, लेकिन जब आप उस वैल्यू को आउटपुट करवाएंगे ना तो आपको आउटपुट में कोई भी वैल्यू डिस्प्ले नहीं होगी। तो इसलिए हमने क्या करना है, जब भी स्कैनफ में यूज़र से वैल्यू इनपुट करवानी है तो एम्परसेंड का साइन वेरिएबल के नाम से पहले लाजमी यूज़ करना है। अब एक एग्जांपल कोड देख लेते हैं इसे समझने के लिए। तो सबसे पहले तो सिंपल वही हमने हेडर फाइल इंक्लूड कर लिया stdio.h, क्योंकि इसके अंदर printf और scanf की डेफिनेशन मौजूद है। फिर उसके बाद ये मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया, और उसके बाद बॉडी ऑफ मेन के अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले तो एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया। वेरिएबल डिक्लेयर करवाना लाजमी है, अगर तो आपने वेरिएबल ही नहीं डिक्लेयर करवाया तो उसके अंदर आप वैल्यू भी इनपुट नहीं करवा सकते। अब फिर सेकंड पे आपने क्या करना है, जब भी आपने यूज़र से वैल्यू एक्सेप्ट इनपुट करवानी है तो आपने क्या करना है, प्रिंटफ लाजमी यूज़ करना है, यूज़र को बताना है कि उसने क्या काम करना है। प्रिंटफ के बगैर भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, यूज़र से वैल्यू भी मतलब वो आउटपुट स्क्रीन पे कर्सर ब्लिंक हो रहा होगा, लेकिन यूज़र को पता ही नहीं चलेगा उसने कौन सी वैल्यू एंटर करनी है। तो प्रिंटफ में हमने सिंपल यूज़र को बताना है कि उसने कौन सी वैल्यू एंटर करनी है। तो यहाँ पे हमने प्रिंटफ के अंदर लिख दिया डबल कोट्स के अंदर एंटर योर एज। तो हमने देखा प्रिंटफ में डबल कोट्स में जो भी चीज़ लिखते हैं वो एज इट इज़ आउटपुट में डिस्प्ले हो जाती है। लास्ट पे सेमीकोलन लगा दिया। उसके बाद हमने क्या किया, स्कैनफ की मदद से एज के अंदर वैल्यू को क्या किया, इनपुट करवा लिया। और उसमें हमने देखा कि इंटीजर टाइप का डाटा था तो हमने फॉर्मेट स्पेसिफाई कौन सा यूज़ किया, %d। और सेकंड पार्ट हमने देखा था वेरिएबल नेम का था एम्परसेंड के साइन के साथ। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एम्परसेंड का साइन यूज़ किया, जिससे कि स्कैनफ फंक्शन को पता चल गया कि जो भी वैल्यू है जो एंटर होगी वो कहाँ पे जाकर स्टोर होगी, इस वेरिएबल में एज के अंदर जाकर स्टोर होगी। और लास्ट में हमने सिंपल क्या किया, प्रिंटफ। हमने प्रिंट करवा दिया एक छोटा सा मैसेज कि योर एज इज़ एज इट इज़ डिस्प्ले करवाना था हमने। और इसके बाद हम चाहते थे कि जो भी यूज़र एज एंटर करे वो वैल्यू डिस्प्ले हो जाए। तो हमने सिंपल यहाँ पे क्या लिख दिया, फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख दिया और कॉमा लगा के हमने बता दिया कि इस %d की जगह उसने कौन से वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करवानी है, एज वाले वेरिएबल की वैल्यू क्या करनी है, डिस्प्ले करवानी है। अब जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका आउटपुट किस तरह से डिस्प्ले होगा। सबसे पहले तो कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर एक जो है वो वेरिएबल के लिए जगह रिजर्व हो जाएगी, उसका नाम क्या होगा, एज होगा। और सेकंड पे क्या होगा कि जब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर आपको ये मैसेज शो होगा एंटर योर एज। तो लेट्स सपोज आपने यहाँ पे एंटर कर दिया 16। अब 16 लिखने के बाद जैसे ही आप एंटर की प्रेस करोगे, सही है, जब भी आपने नंबर इनपुट करना है तो आपने क्या करना है, नंबर लिखने के बाद एंटर की प्रेस करनी है, फिर फर्दर एग्जीक्यूशन होगी। इसी तरह अगर आप 2, 3 या फिर 4 या फिर जितने भी वेरिएबल्स इनपुट कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, हर वैल्यू लिखने के बाद एंटर का बटन लाजमी प्रेस करना। अब 16 लिखने के बाद आपने एंटर का बटन प्रेस किया तो अब आपको क्या डिस्प्ले होगा, योर एज इज़, इसी तरह से।
और इस परसेंटेज डी की जगह कौन से वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले होनी थी, एज की वैल्यू। तो एज के अंदर आके क्या स्टोर हो गया था 16, तो यहाँ पे सिंपल क्या लिखा हुआ आ जाएगा, योर एज इज़ 16। इसी तरह अगर आपने मल्टीपल इसके अंदर वैल्यूज़ डिस्प्ले करवानी हो तो यहाँ पे परसेंटेज डी, अगर तो इंटीजर डाटा टाइप के तो आप ज़्यादा लिखेंगे, और यहाँ पे कोमा लगा के एज कोमा फिर जो भी दूसरा वेरिएबल होगा इस तरह से। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो वीडियो को एक दफ़ा बैक करके देख लें, वरना कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।